हियर इज़ अनदर क्वेश्चन ऑफ रेशियो एनालिसिस। हमारे पास रेशियोज़ के नाम से एक और क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होगा। जून 2017 पेपर 22 क्वेश्चन नंबर 2 आपके अपने वेरिएंट का सवाल है। और यहाँ पर देख सकते हो विगिंग हैज़ प्रोवाइडेड, विगिंग के नाम से सवाल है, हैज़ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी विगिंग जो है फॉलोइंग समरी दी हुई है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है आपके पास, और इसके बाद आपके पास कैश इन हैंड दिया हुआ है। ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास नहीं दी हुई, उसके आगे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। कैश इन्वेंट्री दिया हुआ है, दोनों परचेजेस हैं, रेवेन्यू है, ट्रेड रिसीवेबल्स है। बोला 40% जो सेल्स है ना वो कैश बेसिस पे हैं, और जितनी भी सेल्स हुई, जितनी भी परचेजेस हुई हैं वो क्रेडिट पे हुई हैं। जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है यानी जीपी परसेंटेज जिसको आप कहते हो 20% है। और इसके बाद आपके पास ट्रेड पेबल टर्नओवर फॉर द ईयर इज़ 4.75 डेज, 2 डेसिमल प्लेसेस। ट्रेड पेबल टर्नओवर ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। फिर उसके बाद उन्होंने हमसे कहा है कि स्टेट 2 लिमिटेशंस मतलब डिसएडवांटेज आप कह रहे हो यूजिंग रेशियो एनालिसिस टू परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। 2 लिमिटेशंस लिखवा रहा हूँ, क्विकली जल्दी से लिख लो, टाइम कम है बेटा। और बाकी मैंने आपको 5 और 7 पॉइंट्स कुछ लिखवाए थे, वो आपके नोट्स में ऑलरेडी होंगे, बट यहाँ पर लिखवा रहा हूँ ताकि आपके याद ध्यान में रहे। नो फिक्स स्टैंडर्ड कैन बी लेट डाउन फॉर आइडियल रेशियो। नो फिक्स स्टैंडर्ड can be laid down for ideal ratios. No fixed standard can be laid down for ideal ratios. उसके बाद point number 2, ratios are limited. Ratios are limited on the information. Ratios are limited only on the information, comma, which has been recorded in the books of accounts. Which has been recorded in the books of accounts. दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1, नो फिक्स स्टैंडर्ड कैन बी लेड डाउन फॉर द आइडियल रेशियो। पॉइंट नंबर 2, ratios are limited only on the information, comma, which has been recorded in the books of accounts. एक और सेफ साइड के लिए लिखवा रहा हूँ ताकि कोई मसला ना हो। The accuracy and reliability of ratio depend upon the accuracy and reliability of ratios depend upon the quality of the information. The accuracy and reliability of ratios depend upon the quality of the information from which they are calculated. From which they are calculated. The accuracy and reliability of ratio depend upon the quality of the information from which they are calculated. 2 मांगे थे ना, हमने 3 दे दिए हैं, ओके। मगर जितने पॉइंट्स मांगेगा उतने ही हमें देने हैं। फिर उसके बाद बोला है कैलकुलेट करंट रेशो 2 डेसिमल प्लेस। यार मैं भूल गया हूँ, थोड़ा सा मेरी हेल्प करोगे? करंट रेशो का फॉर्मूला मुझे नहीं याद आ रहा। तो पार्ट बी, आवाज़ नहीं आई बेटा, थैंक यू बेटा। करंट एसेट्स करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। आप थी तो मुझे याद आ गया, वरना अदरवाइज़ मेरे 4 मार्क्स चले जाते। तो अब करंट रेशियो 4 मार्क की वर्किंग है, तो कुछ सोच समझ के दी होगी, गौर से देख लेना भाई। तो करंट रेशियो में क्या क्या चीज़ें आती हैं? ये कैश इन हैंड आ गया 1725। फिर इसके बाद 152,000 की इन्वेंट्री एबनॉर्मल सिचुएशन, कितना बड़ा कैश इन हैंड कम है और इन्वेंट्री में सारा पैसा फंसा हुआ है। फिर दूसरा ट्रेड रिसीवेबल्स 31,275। तो ये जिस पे मैंने ब्लैक टिक लगाए वो मेरे क्या थे? सारे करंट एसेट्स थे, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो एक तो ओवरड्राफ्ट है 19,000 रुपये का, और 19,000 है, बस 19,000 रुपये का ही है आपके पास। नहीं बेटा, परचेजेस नहीं होंगी। हमें इससे एक चीज़ निकालनी पड़ेगी, वेट कर। क्या कह रहे हो? ज़बरदस्त मेरी बच्ची। तो थोड़ा सा आप जब आप इधर तक पहुंची हो तो मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो। आप कह रही हो ट्रेड पेबल के लिए आपने कैसे पिक किया? आपने मेरे ख्याल से पॉइंट नंबर 4 को देख के पिक किया है।
पॉइंट नंबर 4 में ट्रेड पेबल टर्नओवर दिया हुआ है, तो अब ट्रेड पेबल टर्नओवर कितना दिया हुआ है, वर्किंग यहाँ कर रहा हूँ। ट्रेड पेबल जितने बच्चे हैं कॉपी करने से पहले समझ लें, ट्रेड पेबल टर्नओवर डेज में दिया हुआ है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ट्रेड पेबल, और आपने पिक किया था क्रेडिट परचेज। आपने बोला था क्रेडिट परचेज, मगर आपने आधी बात कही थी, तो क्रेडिट परचेज। और दूसरा क्या था आपके पास, कितने दिन से इन्होंने सॉल्व किया होगा, अगर हम बात करते हैं कुछ मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब 365 ही लेके चलेंगे। ये कितना आया था, 54.75 एग्जैक्ट यही उठाऊंगा। ट्रेड पेबल नहीं पता, क्रेडिट परचेजेस हैं, हाँ हैं, 8,60,000 है, मल्टीप्लाई बाय 365, ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 360,000 इंटू 54.75 इक्वल टू ट्रेड पेबल 365। मल्टीप्लाई करके बताइएगा कितना आ रहा है। मल्टीप्लाई करके बताएं कितना आ रहा है। 4708500 इक्वल टू ट्रेड पेबल 365। कोई स्टेप मिस नहीं करूँगा, ट्रेड पेबल को सब्जेक्ट बना लूँगा, 47085,123 डिवाइडेड बाय 365, तो ट्रेड पेबल कितना आ गया, 129,000। तो इसका मतलब सर ये 129,000 यहाँ पर लिख दिया। सर इसको ज़रा सॉल्व करके आंसर बता दीजिए ना, कितना आ रहा है। करंट रेशो का फाइनल आंसर बता दीजिए कितना जाएगा। हाँ 1. नहीं बेटा 1.25:1। इसका मतलब हर एक लायबिलिटी को पे करने के लिए मेरे पास कितने करंट एसेट्स मौजूद हैं। अगर इसमें इन्वेंट्री निकल गया तो मैं तो रोड पे आ जाऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ा इन्फ्लक्स है इन्वेंट्री का। खैर ये 4 मार्क्स का पार्ट था, आई होप सबको क्लियर हो। रिपीट करने की ज़रूरत है, किसी बच्चे को भी रिपीट करने की ज़रूरत है। अच्छा नेक्स्ट पार्ट क्या है, लिक्विड आ गया अगला। लिक्विड रेशो 1 मार्क का दिया है, सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क का। अच्छा मुझे एक थोड़ी सी हेल्प कर दो ना, करंट एसेट्स की वैल्यू बता दो ना कितनी आ रही है। 180 हो ही नहीं, पक्की बात है 185,000 ओके। और उसकी 129 और 19 1 बस थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला हुआ था, एसिड टेस्ट रेशियो, फॉर्मूला भूल गया यार, प्लीज़ हेल्प कर दो, आवाज़ नहीं आ रही। ज़बरदस्त, इन्वेंट्री कौन सी है, ज़बरदस्त, ये लो डिवाइडेड। अगर फॉर्मूला याद होगा फॉर्मूले के नीचे वैल्यूज़ पुट ऑन कर दोगे। सी ए कितना था 185,000, इन्वेंट्री कितनी थी 152,000 डिवाइडेड बाय सी एल कितना था 148,000। तो हेल्प कर सकते हो, एसिड टेस्ट रेशियो कितना आ जाएगा। 0.22। देख लो कितना बड़ा फ़र्क आ गया इन्वेंट्री के निकलने से। दिस इज़ कॉल्ड, हम अपनी लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो कहते हैं। अरे एसिड टेस्ट रेशियो कहते हैं, क्लियर। अच्छा शुरू में जो वो लिमिटेशन 2 मार्क्स, ये 4 मार्क्स, 4 और 1 कितना हो गया 5 मार्क्स, 5 और 4 मार्क्स हैं, तो इसका मतलब थोड़ा सा खेलेगा वो आपके साथ। फॉर्मूला बताएंगे, पार्ट डी क्या है फॉर्मूला, नहीं आवाज़ आई। रेट ऑफ डेज में बोला है भाई, क्या टाइम्स में बोला है ना, तो आप उल्टा बोल रहे हो। कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अच्छा बहुत घुमा के लाएगा ये आंसर। कॉस्ट ऑफ सेल्स है नहीं है, निकल सकती है नहीं,
नहीं निकल सकती, 2x नहीं हो सकते, इन्वेंट्री भी नहीं है ओपनिंग और परचेजेस भी नहीं है, सॉरी वो क्या कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं है, तो 2x नहीं हो सकते। पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स आना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे लाऊं? आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा, मार्जिन दिया हुआ है, कितने % दिया हुआ है, तो आप सबकी थोड़ी सी हेल्प और अटेंशन चाहिए। तो ये लो, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितने % है? 20%। क्या ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल्स। अच्छा, मार्जिन कितने % आप लोग कह रहे हो? 20%, विच इज़ कॉल्ड 0.2। ग्रॉस प्रॉफिट नहीं पता, सेल्स कितनी है? 1042,500, 1042,500। क्रेडिट और कैश का कोई फ़र्क नहीं होता क्योंकि आप इसमें कोई देखते नहीं है। डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1042,500 का 20% यानी 0.2। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा बता सकते हैं? पक्की बात है, 208। मेरे पास क्यों सही है, 208,500। एग्री? तो ये तुम लोगों का क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट आ गया दोस्तों। अभी भी तुम फाइनल आंसर पे नहीं पहुंचे हो। फिर एक और देसी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो तुम। कौन सा वाला? ग्रॉस प्रॉफिट, एक मिनट, अगर ग्रॉस प्रॉफिट तुम्हारा आ गया है तो तुमने बोला ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट। ये आप कह रहे हो 208,500, सेल्स कितनी थी? 1042,500 माइनस एक्स यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स। सब्जेक्ट बना लो 1042,500 माइनस 208,500। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ गई? 834,000। आधा इंग्लिश आधा उर्दू, ओके, ज़बरदस्त, बेहतरीन जा रहे हो। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई है, परचेजेस है, क्लोजिंग है, तो क्या आ जाएगा? इन्वेंट्री। देख रहे हो, एक चीज़, सब चीज़ आपस में कनेक्टेड है। तो यहाँ पर क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है? 834,000। ओपनिंग नहीं पता, एक्स। परचेजेस मेरे ख्याल से थी 860,000 और क्लोजिंग कितना था? 152,000। थोड़ी सी कैलकुलेशन की ज़रूरत है मुझे आप लोगों की। 834,000 इक्वल टू ओपनिंग 8,60,000 में से 860 माइनस 152, 860 माइनस 152। जी भाई, 70। ओके, ये माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? तो 834 प्लस होगा, तो अजीब, माइनस 708,000। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी आ गई? 126,000। आई होप सबको मेरी बात यहाँ तक क्लियर हो। तो मैं अब अपने फॉर्मूले में गेम कर सकता हूँ। एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज इन्वेंट्री, ओपनिंग कितनी आई है? 126, क्लोजिंग कितनी थी? 152 डिवाइडेड बाई 2, तो एवरेज कितना आ जाएगा? जी, 139,000। ओके, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 139,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आया था? 834,000। डिवाइड कर लो, फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 6 क्या? थैंक यू, 6 टाइम्स। दिस इज़ कॉल्ड, आपके पास 4 मार्क की वर्किंग। तो मेरे ख्याल से 11 और 4 कितना था? 4 और 2 6, 7, 7 और 4 11 मार्क्स। मैं आपको जो कहता था ना, कंट्रोल अकाउंट्स, रिकन्सिलिएशन, डेप्रिसिएशन, रेशियोज़ 15 मार्क्स में बन सकता है। और आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह जितनी क्लास बैठी है सब ने, मेजॉरिटी ने खुद बताया है। जिनको फार्मूले पता थे वो बता रहे हैं। देखो, एक वर्किंग के थ्रू ये निकाली, इससे ये निकाला, इससे ये निकाला, तो ये कितने मार्क्स का था? 4 मार्क्स। और ये कितने मार्क्स का था? 4 मार्क्स। और इसको कितने का रखा था? 1 मार्क्स। अगेन प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, हार्डवर्क, डेडिकेशन और पैशन इक्वल टू A और A स्टार।
अदरवाइज यू स्टार इंशाल्लाह। हर चीज़ आपके सामने है, कोई सवाल बनता है तो पूछ लीजिए, वरना फिर मैं आगे चलूँ। फिर वही घिसी पिटी बकवास, इधर देख लीजिएगा सब लोग जितने भी सुन रहे हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मेरे मार्क्स 4 मार्क्स की है, 15 में से 4 मार्क्स का थियोरेटिकल इम्पैक्ट दिया है, नहीं 4 और ऊपर 2 6 मार्क्स, यानी 15 में से 6 मार्क्स की थ्योरी थी और बाकी कैलकुलेशन थी। क्या करना है दोस्तों, इधर विगिन विशेस टू एक्सपेंड हिज बिजनेस बाय टेकिंग बैंक लोन। भाई हर इंसान चाहता है कि भाई मेरा मैं आगे बढ़ जाऊं, मुझे बिज़नेस में सक्सेस हो, मुझे फ़ायदा हो, तो मैं क्या करूं, बैंक से लोन लूं और रीपेबल ओवर 5 ईयर। अबे भाई तुम्हारे पास 1725 रुपये कैश पड़ा हुआ है और तुम पे ओवरड्राफ्ट चढ़ा हुआ है, कुछ 19,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट है, 19,000 में से 1725 निकालो, फिर भी तुम 17-18 हज़ार रुपये तुमको देने हैं। फिर तुम्हारे पास माल 152,000 का पड़ा हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल तुम्हारे 31,000 रुपये के हैं, मगर तुम्हारी लिक्विडिटी तुम्हारे पास इतनी है नहीं। और दुनिया में सबसे ज़्यादा लिक्विड फॉर्म क्या है, मनी, और मनी से ज़्यादा लिक्विड फॉर्म है नहीं। सेकंड मोस्ट लिक्विड फॉर्म क्या है तुम्हारे पास, ट्रेड रिसीवेबल पड़ा है। फिर थर्ड कैश इन हैंड पड़ा है जो ना होने के बराबर है। बैंक तो तुम्हारे पास है नहीं। तो अब एडवाइस को तुम अपने हिसाब से देखो कि इन्होंने क्या बोला कि तुमको क्या करनी है, एडवाइस करनी है विगिन को कि भाई टेकिंग अ बैंक लोन, 30,000 रुपये का बैंक लोन ले ओवर अ 5 ईयर। बात तो अच्छी है यार, 30,000 रुपये का मतलब हो गया 30,000 को डिवाइड कर लो 5 से, तो कितना आ गया, 6,000 रुपये बुरा नहीं है साल का देने का। तो थोड़ा सा हमारे पास क्या हाथ चलाने के लिए पैसे आ जाएंगे, मगर क्या अश्योरिटी है कि दोबारा हमें बैंक से कर्जा ना लेना पड़े। मगर अब एडवाइस का मतलब क्या है, वेदर और नॉट ही शुड टेक लोन, जस्टिफाई योर आंसर। तो आप उसको बताओगे कि उसको लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और 1 मार्क जो है अपना उसमें रखोगे कि भाई आपके पास यहाँ पर देखते हो, अगर लिक्विडिटी की बात करते हो ना विगिन की, तो अगर हम इस क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में लिक्विडिटी का उन्होंने क्या बोला हुआ है कि विगिन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपके पास अगर यहाँ देखते हो कि लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ विगिन इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री, सो इट्स नीड टू एडिशनल फाइनेंस टू सेटल इट्स लिक्विडिटी इश्यूज। Borrowing and long term basis, repayable over 5 year will improve liquidity position. Moreover, loan is usually cheaper than bank overdraft. उन्होंने किससे कंपेयर किया है कि तुम्हारा जो लोन है ना, तुम्हारा ओवरड्राफ्ट कितना है, 19,000 है। अगर मैं 19,000 में से 1725 निकाल देता हूँ, फिर भी मेरे ख्याल से कुछ 17,000 या 18,000 तुम पे खड़ा है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट वो लाइबिलिटी जो तुमको 1 साल में पे करनी है। अगर तुम 30,000 रुपये लेने से तुम्हारी लिक्विडिटी बेहतर हो रही है तो 30,000 बुरे नहीं है। 30,000 को डिवाइड किया 5 साल से, तो 1 साल की इंस्टॉलमेंट कितनी हो गई, 6,000। और 30,000 का अब इन्होंने यहाँ पर बोला नहीं है कितने % इंटरेस्ट देना है। डेफिनेटली लोन लिया है तो कुछ देना भी होगा, सही है। और हमें प्रॉफिट्स की कंडीशंस भी नहीं पता, तो अभी ऑन ग्राउंड रियलिटी जो हमें पता है हम उसके देख के बात करें कि भाई ओवरड्राफ्ट 19,000 है और ये कितना है, 6,000 है। मगर लिक्विडिटी को बेहतर करने के लिए हमें करना पड़ेगा। विगिंग हैज़ ऑलरेडी हैज़ अ बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, 19,000 ड्यू टू बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, द लो लिक्विडिटी रेशो, जिसकी वजह से लिक्विडिटी रेशो तुम्हारा लो है। द बैंक में कंसिडर विगिंग बिजनेस एज रिस्की टू बैंक बोरोइंग कुड बी डिफ़िकल्ट। आपके पास 19,000 रुपये हैं, अब बैंक आपको लोन देने से पहले सोचेगा कि भाई आपके पास एबिलिटी टू पे है, पे करने की इस्तात है कि आप मेरा जो लोन है, एक तो उल्टा आप 19,000 रुपये ओवरड्राफ्ट पे खड़े हो, मैं तुम और बैंक आपको सोचेगा 30,000 रुपये। आपके पास कैश इन हैंड तो थोड़ा बहुत तो होता, मगर कैश इन हैंड आपके पास सिर्फ 1725 रुपये का है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपके पास, विगिन में बी चार्ज एट अ हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन, बैंक लोन विल इंक्रीज टू गियरिंग रेशियो। अगर आपके पास क्या होगा, बैंक आपको लोन देगा सब चीज़ों को देखते हुए करते हुए, तो बैंक आपसे इंटरेस्ट हाई चार्ज करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप बुरे वक्त में होते हो तो हर बंदा आपको दबाने की कोशिश करता है, हर बंदा आपसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। आपको बैंक को पता है ये लोन लेगा, लोन नहीं लेगा तो बैंक करप्ट हो जाएगा। तो इसके बाद उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि बैंक में कंसीडर विगिन बिजनेस एज रिस्की टू बैंक बोरिंग कुड बी डिफिकल्ट ड्यू टू हायर रिस्क लेवल, विगिन में बी चार्ज अ हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन, बैंक लोन विल इंक्रीज इट गियरिंग रेशियो। गियरिंग रेशियो A2 के अंदर हम पढ़ते हैं। गियरिंग का मतलब होता है कि हमारे बिजनेस में कितना रिस्क इन्वॉल्व है। गियरिंग का मतलब होता है कि हमने जो लोन लिया है उस पर हमें इंटरेस्ट देना है। अगर बहुत ज़्यादा लोन है और उस पर इंटरेस्ट अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है
ज़्यादा होगा। द लिक्विड रेशियो सजेस्ट विगिन कैन नॉट पे डेट फ्रॉम शॉर्ट टर्म एसेट्स विदाउट डिस्पोजिंग ऑफ इन्वेंट्री बिकॉज द लिक्विड एसेट रेशियो इज सिग्निफिकेंटली लो। आपके पास 0.22:1। तो मेरा मानना है अगर मैं होता कि भाई मैं लोन की तरफ, मेरे पास अगर ऑप्शन नहीं होता बट मेरे पास यार 152,000 की इन्वेंट्री मौजूद है, अगर मैं अब एडवाइस करने का बोला है तो एडवाइस करने में आपने 2 पॉइंट उसके एडवांटेज देने हैं, 2 पॉइंट डिसएडवांटेज देने हैं और एक अपना ओपिनियन देना है। तो अगर यहाँ पर मैं देखूँ कि भाई ये सारी कंडीशंस को देखते हुए अगर लोन पे जाता हूँ तो मेरा गेयरिंग भी बढ़ जाएगी, यानी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, रिस्क बढ़ जाएगा। अल्लाह ना करे आगे आने वाले सालों में मेरे और प्रॉफिट्स गिर गए तो मैं और इंटरेस्ट कैसे पे करूँगा? जब इंटरेस्ट नहीं पे कर सकूँगा तो लोन जो लिया है वो कैसे पे करूँगा? तो इसका मतलब मैं क्या करूँ, ऐसा कुछ ना कर लूँ कि जो मेरे पास 152,000 की जो इन्वेंट्री पड़ी है मैं इसको कुछ ऑफ़र्स लगा के, स्कीम्स लगा के, कुछ वो लगा के इसको बेचने की कोशिश ना करूँ कि ताकि इसको इम्प्रोवाइज़ की तरफ ना करूँ। अगर ये बिकेगी तो मेरे पास ओवरड्राफ्ट क्या होगा, मेरा कम होगा। जब ओवरड्राफ्ट कम होगा तो मेरी लिक्विडिटी क्या होगी, बेहतर होगी। तो आपके ऊपर है आप एडवाइस में क्या चाहते हो। एडवाइस विगिन वेदर और नॉट ही शुड टेक लोन, जस्टिफाई योर आंसर। अगर आप लोन लेने की तरफ जा रहे हो तो उसके फ़ायदे नुकसान बताओ और अपना ओपिनियन बता दो, और अगर नहीं जा रहे हो तो उसके फ़ायदे नुकसान बताओ, उसका ओपिनियन बता दो। क्लियर? डन।